चलिए, तो ये हमारा सर्वर है, विंडोज सर्वर, और इसमें हमें एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना है। एक्टिव डायरेक्टरी हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने से पहले हमें क्या क्या होगा और एक्टिव डायरेक्टरी हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस जानना चाहिए हमें। तो कौन आप लोगों में से जो हमें थोड़ा सा बताएगा कि बेसिक क्या क्या चाहिए हमें, क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए एक्टिव डायरेक्टरी के लिए, और एक्टिव डायरेक्टरी क्यों इंस्टॉल करना चाहिए हमें सर्वर में। हमारा एक एनवायरनमेंट है, यहाँ देखिए एक सर्वर है, एक मिनट एक सर्वर है, ठीक है, और एक नेटवर्क है हमारा जिसमें बहुत सारे क्लाइंट हैं। यहाँ हमें एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना है इस सर्वर में, राइट? क्यों करना है सर? सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाने के लिए। ओके, डेटाबेस क्यों बनाना रहेगा सर? ताकि यूजर्स बना सके आगे और उनको कंट्रोल किया जा सके। ओके, और यूज़र जो हम बनाएंगे वो कहाँ लॉगिन होंगे? यूजर तो सर क्लाइंट पीसी पर लॉगिन होंगे, लेकिन बनेंगे यहाँ पर। ओके, सारे यूज़र कहाँ बनेंगे? इस सर्वर में, राइट? यस सर। इस सर्वर में सारे यूज़र बनेंगे, वो यूज़र अलग अलग मशीन्स पे लॉगिन होंगे, राइट? अच्छा, अब ये जो यूज़र हमारे बन रहे हैं इस सर्वर में, ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है, उसका लोकेशन क्या है? सर ये लोकल एंड ये यूजर जो है ना, हाँ, ये NTFS में हो जाएंगे ना सर? नहीं, NTFS क्या है? NTDS। NTDS, सी ड्राइव के अंदर NTDS। यस, यू आर राइट, NTDS। तो कहाँ पे NTDS रहता है? सी ड्राइव। लोकेशन क्या होता है? सी के अंदर विंडोज, यस एग्जैक्टली। इसके अंदर NTDS एक फोल्डर रहेगा, एक और रहेगा सी ड्राइव, NTDS, सिस वॉल किस लिए होता है? ये दो फोल्डर बनेंगे, देखिए एक फोल्डर ये NTDS बनेगा और एक फोल्डर ये बनेगा। एक फोल्डर हिडन रहेगा। पहले फोल्डर में यूज़र रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, दूसरे फोल्डर में लॉग्स फाइल स्टोर होती है, और तीसरा फोल्डर जो है ये जो भी परमिशन अप्लाई करते हैं हम अपने यूज़र पे, ग्रुप पर, वो सारा जो भी परमिशन रहता है वो सिसवॉल फोल्डर में स्टोर होती है, ठीक है। अच्छा, कुछ बेसिक क्वेश्चन। नागराज जुड़े हैं क्या? नागराज, आर यू देयर? Yes, sir. I am. हाँ, नागराज, टेल मी व्हाट इज SAM? SAM? Security account manage ओके, सिक्योरिटी अकाउंट Hello. मैनेजर, वेरी गुड। व्हाट इज यूज ऑफ? to store the user data, ओके authentication data, sir. ओके, टेल मी व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन लोकल एडमिनिस्ट्रेटर एंड डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर? सर जब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर देते हैं तो उसके बाद डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन होता है। वेरी गुड। हाँ, और उसके पहले? उससे पहले सर लोकल यूजर। हाँ, ऐसे रहेगा, है ना? एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे लॉगिन करेगा। और जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर देते तो क्या हो जाता है? डोमेन। पहले डोमेन आ जाता है और फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, तो यहाँ पे सैम का क्या रोल होता है? बताइए, सैम का रोल क्या होता है? सैम का रोल ये होता है, देखिए सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर सिक्योरिटी पर्पस के लिए बना है। ये कर्नल से डायरेक्ट अटैच होता है। करता क्या है, जो हमारा ये लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है ना, जब हम इसमें प्रमोट करते हैं इसको, डायरेक्टरी को डोमेन कंट्रोलर में, तो ये क्या करता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर को डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर में कन्वर्ट कर देता है, मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेटर को डिसेबल कर देता है, ठीक है। उस समय लोकल एडमिनिस्ट्रेटर आपका लॉगिन नहीं होगा, आपको लोकल यूजर ग्रुप नहीं मिलेगा। आपके पास एक कमांड है कैसे चेक करने के लिए, कंप्यूटर मैनेजमेंट, राइट? यस सर। COMP mgmt.ms। एग्जैक्टली, COMP mgmt.msc करेंगे, कंप्यूटर मैनेजमेंट आएगा, और वहाँ पे लोकल यूज़र ग्रुप जो दिखता है वो नहीं दिखेगा, अपीयर नहीं होगा। नॉर्मली ये अपीयर होता है, जब हम प्रमोट कर लेते हैं तो ये अपीयर नहीं होगा, वहाँ पे ये फीचर ही नहीं मिलेगा हमें, राइट। ओनली हमारे पास क्या रहेगा, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन रहेगा। चलिए, ये सब पॉइंट है जो हमें अभी मिलेगा आने वाले टाइम में। इसके बाद क्या मिलने वाला हमें, फंक्शनल लेवल। तो फंक्शनल लेवल जब हम इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं ना, तभी हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ बता दीजिए,
आप हमें कि व्हाट इज़ द प्री रिक्विजिट, अगर आप एक एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या क्या होना चाहिए, बेसिक क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए सर्वर में? सर वो स्टैटिक आईपी होना चाहिए, डोमेन रजिस्टर होना चाहिए, एनटीएफएस पार्टीशन होना चाहिए और सर्वर होना चाहिए, उसका जो है एनवायरनमेंट यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। यस यस एग्जैक्टली, कोई भी एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए जिसको हम लोकल सर्वर बोलते हैं, और क्या होना चाहिए, एनटीएफएस पार्टीशन होना चाहिए, है ना, स्टैटिक आईपी होना चाहिए। सर एक बात पूछना थी, ये जो मतलब ये एक्टिव डायरेक्टरी से ये अपने सर्वर में इंस्टॉल होती है या विंडोज नॉर्मल विंडोज में? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। इसका रिप्लाई कौन करेगा, बताइए, कौन बताएंगे आप में से? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या हम विंडोज 7 में इंस्टॉल कर सकते हैं? किसने बोला नहीं कर सकते हैं? पवन जी बोल रहे हैं क्या? अच्छा, राम जी बोल रहे हैं नहीं कर सकते। और आपसे कोई शर्त रख दे 1 लाख रुपए का, तब देख लीजिए 1 लाख रुपए वाली बात है। हाँ सही है, एकदम कॉन्फिडेंटली रहना है आपको। यस वेरी गुड, नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब इसीलिए तो बना है, इसीलिए बना है जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एनओएस जिसको बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 2 कैटेगरी में बांटा गया है, क्या, सर्वर और क्लाइंट, राइट। और क्लाइंट के लिए तो सर्वर में क्या क्या है, 2000, 2003 सर्वर, 2008 सर्वर, 2012, 2016, 2019, ये सभी सर्वर है जिसमें हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर सकते हैं, इसीलिए तो बना है ये। और क्लाइंट के लिए क्या क्या है, विंडो 7, विंडो एक्सपी, विंडो 8, विंडो 10, 11, ये सभी क्या है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। एक न्यूज़ जानते हैं आप लोग, विंडो 11 फ्लॉप हो चुका है, मालूम है कि नहीं आपको? नो आइडिया सर, उसके बारे में पता नहीं है। What? विंडो 11 फ्लॉप एंड विंडो 12 गोइंग टू रिलीज वेरी सून। सर फ्लॉप हो गया मतलब क्या कमी रह गई थी? हाँ क्या बोल रहे हैं? 23 में ये फ्लॉप हो गया मतलब क्या कुछ कमी रह गई? तो ये समझ में आ गया ना क्वेश्चन कि हम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा उसी में हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर पाएंगे, इसकी प्री रिक्विजिट है, ठीक है। ओके सर एक आपने अभी कमांड बताई थी, वो कमांड मेरे को फिर से बता दीजिए, किस काम आती है ये भी बताइएगा सर एक बार जरा। कौन सा? एक डॉस कमांड दिया था ना अभी आपने थोड़ी देर पहले, नागराज जी ने भी बताया था अभी। COMPMGMT.MSC। सर ये किस काम आती है? कंप्यूटर मैनेजमेंट है सर, आपको लोकल यूजर ग्रुप पाना है तब भी इस कमांड से मिल जाएगा, आपको डिवाइस मैनेजर देखना है, ड्राइवर इंस्टॉल है तब भी आप इस कमांड से मिल जाएगा, आपको डिस्क मैनेजमेंट देखना है हार्ड डिस्क की तो वो भी दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक ही साथ ही सारी कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं यहाँ से। ओके सर, ओके सर, ठीक है, बहुत पावरफुल कमांड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये बेसिक डाउट प्लीज़ आप लोग साथ साथ क्लियर करते जाइए, ठीक है, कि सर्वर जो है, हाँ लोकल सर्वर, विकास सर बताइए आप, लोकल सर्वर और मेंबर सर्वर और डोमेन कंट्रोलर में क्या अंतर है? सर लोकल सर्वर तो जो मेन सर्वर होता है हमारा एक तरह से वो होता है लोकल सर्वर यानी कि जो मेन सर्वर है जिसे हम वो कहते हैं सर, रूट सर्वर की बात कर रहे हैं ना सर आप? नहीं, हम लोकल सर्वर की बात कर रहे हैं। अच्छा लोकल सर्वर तो सर एक कंप्यूटर जिसके ऊपर सर्वर इंस्टॉल कर दिया जाए। वेरी गुड, हाँ हाँ हाँ, अब ये सर्वर है, इसके ऊपर केवल विंडोज सर्वर इंस्टॉल कर दिया गया, विंडो 2000, 2003, 2008 या 2012 कोई भी, यानी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये क्या हो गया, लोकल सर्वर हो गया। और डोमेन कंट्रोलर क्या होता है? सर डोमेन कंट्रोलर के अंदर जो है रूट डीसी, एडीसी, सीडीसी और आरओडीसी आते हैं। वेरी गुड, एग्जैक्टली, मतलब किसी भी लोकल सर्वर के ऊपर अगर हम एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल कर देते हैं तो वो जो होता है डोमेन कंट्रोलर हो जाता है। और ये 4 प्रकार के हमारे डोमेन कंट्रोलर होते हैं, कौन कौन? रूट डीसी, एडीसी, सीडीसी एंड आरओडीसी। यस सर, ठीक है। जितने हम स्पेशली बात कर रहे हैं अविनाश जी को और क्या नाम है, वीरेंद्र जी को, यशपाल जी को, जितने लोग हैं, भास्कर, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप लोगों को समझ में आएगा। अभी कई क्लास हम लोग कर चुके हैं, 3 क्लास 4 क्लास लगभग, तो ये बीच में आप लोगों को थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, हम सभी क्लियर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अब से नए मेंबर इस ग्रुप में नहीं ऐड होने जा रहे हैं, ठीक है। आज ये ग्रुप क्लोज हो गया। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं हम, और यहाँ पे अब डिस्कशन करेंगे, जब हम शुरू करेंगे यहाँ पे
तो डिस्कशन शुरू करेंगे। देखिए Sir, who is creating domain? How means ishaninfo.com. Then how to create that domain? आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन, प्लीज रिपीट, क्या बोल रहे हैं? Domain ID we are created ishaninfo.com. ishaninfo.com. While going to install. Yes, sir. If you want your domain nagaraj.com, nagaraj.com, nagarajinfo.com, then you have to buy. There are many service provider, domain service provider like godaddy.com, godaddy. There are many hostinger. You can buy the domain. Okay. Okay. So cost is sir. How they authorize to provide the domain. Okay, so that we'll discuss later, don't worry. We'll have session for how they recognize, how they means able to provide the domain for the public, actually how they are getting the resources. These kinds of discussion also will have. So as of now, just I want to tell you what if you want to buy any domain, you have many options, many third parties like Hostinger, GoDaddy. You can register domain. They are even they are advertising. You can see 99 rupees. They are starting from 99 rupees onward domain, and you can use your domain as website, as blogging, as your server for your company organization like this. Okay. आप में से किसी के पास डोमेन नहीं है? नहीं सर। Our company domain is there, but we don't that have is company. That is company domain. You can have your own domain. सर मेरे पास है एक डोमेन मेरे नाम पास का। है सर, क्या करते हैं? ब्लॉगिंग करते हैं? नहीं सर, वैसे ही अपने नाम का ईमेल बनाया था ना, तब लिया था। अरे ब्लॉगिंग करिए उसी पे, आप पैसे भी कमाएंगे ना साथ साथ थोड़ा थोड़ा। सर अब आपसे सीखेंगे ना तब करेंगे शुरू। हाँ ब्लॉगिंग आप सिंपली टाइम पास के लिए, आप सभी लोगों से बोल रहे हूँ, अगर एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हैं तो अपना एक डोमेन रजिस्टर करिए, और जो भी जिस फील्ड में भी आप इंटरेस्टेड हैं, जो भी नाच गाना, म्यूज़िक, टेक्निकल, जो भी व्हाट एवर यू आर एक्सपर्ट इन, आप जस्ट उसी के बारे में लिखना शुरू कर दीजिए। आपका फेस भी नहीं आएगा, कोई जानेगा भी नहीं, आप वैसे ही स्टार बन जाएंगे, पैसे कमाते रहेंगे। इट्स वेरी गुड आइडिया एक्चुअली। ओके सर, हम लोग करते हैं कुछ। सीखेंगे, आप करेंगे। ठीक है, करेंगे। कभी ब्लॉगिंग का एक सेशन ले लेना, सबको पता चल जाएगा कैसे करते हैं। हाँ, हो सकता है हम लोग कहीं कामयाब हो जाएं। एकदम कहने का मतलब आप कुछ भी करिए, साथ में कर सकते हैं इसको। ठीक है। हाँ ठीक सर। सर एक बात पूछना थी। हेलो। हाँ बोलिए। जैसे कि हमारा सर्वर है एमपी में, हाँ, और हमारी कंपनी जैसे यूपी में है, हाँ, या कहीं बाहर है, तो वहाँ से हमारा नेटवर्क जो वो किस मतलब बेसिस पर कैसे जाएगा? फाइबर के थ्रू या कैसे जाएगा वो? नेटवर्क में जी ऐसे होता है। देखिए ये कैसे हम एक नेटवर्क मिलाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए आप एमपी में है, आपका सर्वर यहाँ पे है, ठीक है, और एक यूके में बता रहे हैं आप यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे एक आपका ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पर ये सर्वर है, और ये यूके में मान लीजिए यहाँ पे सर्वर है। तो वैसे तो क्या होता है ना, यहाँ पे हमारा एक लैन है, ये अलग हमारा नेटवर्क है, यहाँ पे जो भी क्लाइंट काम कर रहे हैं एक अलग नेटवर्क में कर रहे हैं, यहाँ पे जो क्लाइंट है वो अलग नेटवर्क में काम कर रहे हैं, लेकिन डोमेन तो हमारा एक ही होगा, है ना। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हम सभी लोग जुड़े होते हैं किससे? इंटरनेट से। www इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से ये ऑर्गेनाइजेशन भी जुड़ा हुआ है, इंटरनेट से भी ISP के द्वारा, है ना। तो होता क्या है, इस केस में हम लोग एक IP खरीदते हैं, पब्लिक IP, ठीक है। ये क्वेश्चन पवन जी का है ना? हाँ सर। देखिए एक हम IP खरीदते हैं, पब्लिक IP, ठीक है, और यहाँ पे एक राउटर रहता है, ठीक है, और इस राउटर में एक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं नेट,
नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ, आवाज़ आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो, हाँ सर, सुन पा रहे हैं। हाँ, देखिए, तो यहाँ पे नेट एक प्रोसीजर होता है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो भी हमारा नेटवर्क है यहाँ पर एक रेंज में हम कर लेते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा होना चाहिए राउटर में, ठीक है। तो वही आईपी हम क्या करते हैं, वो दो तरीके होते हैं। या तो हम आईएसपी जब खरीदते हैं तो उनसे हम वही रेंज ले लेते हैं इंटरनेट वालों से, ठीक है। और या तो हम खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन में राउटर में करते हैं इस काम को। अगर हम यहाँ से खरीदते हैं तो वो लोग करके देते हैं, नहीं तो हमें राउटर रख के अपने कॉन्फ़िगर करना रहता। क्या कॉन्फ़िगर करना रहता? नेट, यहाँ भी और यहाँ भी। अब ये क्या करता है, नेट क्या करता है, ये ट्रांसलेट कर देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक आईपी है 175.155.1.75 कुछ है ऐसा। इसको कन्वर्ट करके आप जिस सीरीज में चाहेंगे उस सीरीज में कर देगा, इस सीरीज में कर देगा। इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? हम नेटिंग बोलते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ जहाँ भी रहेगी एक रेंज में आ जाएगी, एक रेंज में आ जाएगी। जैसे हम वीपीएन यूज़ करते हैं, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्क फ्रॉम होम जो करते हैं हम लोग, कहीं वही टेक्नोलॉजी सेम होती है, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए सेशन को, आगे चलें। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल है, इसको हमें अनइंस्टॉल करना है। हम क्या करते हैं, बेस मशीन, इसमें स्नैपशॉट ले रखे थे शायद हम लोग। Sir, could you tell me about SAM once again? SAM बारे में could you tell me about once again, sir? What, Nagaraj? SAM, about SAM, could you explain the once again, sir? Security of net you are asking, net. Sir, SAM. अच्छा, SAN. Okay, Nagaraj. Let me finish this session, then I will end of this session we'll discuss. Okay. It is uninstalling. Okay. Not uninstalling. It's uninstall. Or in between we'll discuss, or end of session we'll discuss. Please remind me. Okay. So requirement. What we are going to do. Our stuff is. First, I will tell you the scenario. I am going to take a server, and for this server, this is server 1, and the IP address I am going to give 30.0.0.1. Please don't confuse. DNS is the same, right? DNS same. So this stuff we are going to do here. So static IP, go to run ncpa.cpl शॉर्टकट कमांड। जिसको नहीं मालूम है, मैं शॉर्टकट कमांड में कल शेयर कर रहा हूँ, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सारे शॉर्टकट कमांड आप प्लीज़ रिमाइंड कर लीजिए बढ़िया से, हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे हम चेक करेंगे इसका IP एड्रेस, और IP एड्रेस हम लोगों ने नहीं असाइन किया है। यस, वी हैव टू असाइन द स्टैटिक IP. सो द IP आई एम गोइंग टू गिव क्लास B. नागराज जी, देखिए DNS का IP भी हमें देना रहेगा। कोई बताएगा डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है? सर सेम होगा 172.16.0.1। डिफ़ॉल्ट गेटवे होता क्या है, कोई बताएगा? डिफ़ॉल्ट गेटवे जब भी हम इंटरनेट लेते हैं जो हाँ, मिलता है राउटर पे कॉन्फ़िगर किया जाता है सर। वेरी गुड। और इंटरनेट कोई ज़रूरी नहीं है सर। देखिए, अगर आपके पास राउटर है, इंटरनेट हो या ना हो, अगर आपके पास राउटर है और आपने राउटर को कॉन्फ़िगर करना है और राउटर के द्वारा आप अपना पाथ अरेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो राउटर का IP आपका होता है वही डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है, वही पाथ डिसाइड करता है कि एक रेंज का पाथ ये है। चाहे वो ISP के द्वारा आप करें, इंटरनेट के द्वारा, या तो फिर अपने मैनुअली आप करिए उस चीज़ को, ठीक है। मतलब ये सीधा आपका आंसर ये होगा, ये राउटर की IP होती है डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक है। अच्छा, ये अल्टरनेट DNS क्या होता है?
जैसे सर एडीसी का बनाते हैं उसका एडिशनल डोमेन कंट्रोल का एक डालते हैं। ओके, अल्टरनेट डीएनएस राइट। एडीसी का नहीं होता, चाइल्ड डीसी। चलिए हम लोग करेंगे बाद में, उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमें क्या देना था, यहाँ पे रूट डीसी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आईपी, सबनेट मास्क एंड डीएनएस ये हमने दे दिया। और अब हम क्या करेंगे, इसको सर्वर मैनेजर देखिए यहाँ पर है। फर्स्ट हमें क्या करना है, एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करना है, देन हमें इसे प्रमोट करना है। इंस्टॉल होने से पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, उसी कमांड के द्वारा रन में जाइए और कमांड हिट करना आपको क्या, COMP/MGMT.MSC। और यहाँ पे देखिए लोकल यूज़र एंड ग्रुप आपको मिलेगा इस जगह पे, जहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर आपको मिलेगा ये। और अभी जब हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर लेंगे तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ये हाइड हो जाएगा। कुछ आया था लास्ट सेशन में, हम लोग किए थे ना इसे। यस सर किया था। हाँ, तो ये हाइड हो जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ फिर से, चलिए। और अब हमें क्या करना, हाउ टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी, मैनेज में जाना है, ऐड रोल। आपको मालूम है, अगर आप में से कोई 2008 R2 सर्वर पे काम किया है, 2008 पे काम किया है, तो वहाँ पे ऐसे हम इंस्टॉल नहीं करते थे एक्टिव डायरेक्टरी को, सीधा हम रन में जाते थे, वहाँ कमांड देते थे DC प्रोमो, डोमेन कंट्रोलर प्रमोशन, डायरेक्ट हम देते थे DC प्रोमो। एक ही बार में इंस्टॉल भी हो जाता था, प्रमोट भी हो जाता था। लेकिन 2012 ऑनवर्ड्स माइक्रोसॉफ्ट ने इस फीचर को चेंज कर दिया। आपको पहले एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज को इंस्टॉल करना है, फिर उसको प्रमोट करना है, अपने डोमेन से उसको रजिस्टर करना है। ऐसे हो गया, 2 स्टेप में इसको करना होगा। तो अभी हम लोग पास 2016 या 2012 या 2019 ही रहेगा, यही रहेगा सर्वर। तो आपको इसी स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन, एक्टिव डायरेक्टरी को, फिर इसको प्रमोट करना पड़ेगा। तो हम पहले इंस्टॉल करने चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए इंस्टॉल कर रहे हैं, मैनेज में जाएंगे और ऐड रोल एंड फीचर्स में जाएंगे। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है देखिए इंस्टॉल करना, ठीक है। बट इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना ज़रूरी है, चाहे एक बार में आप समझिए चाहे 4 बार में। जब एक्टिव डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो फिर आगे की सर्विसेज एकदम चुटकी में समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है सभी, बट एक्टिव डायरेक्टरी में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, जान लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट कर रहे हैं। और यहाँ देखिए कंप्यूटर का नाम हमने चेंज नहीं किया है, देखिए IP एड्रेस आ रहा है। तो ये बताइए कंप्यूटर का नाम चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी तो हम चेंज नहीं करने जा रहे हैं बाय द वे, लेकिन करना चाहिए नहीं, 100% करना चाहिए। क्योंकि आप अगर नहीं करेंगे तो आपको हमेशा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए एक इजी नाम देना चाहिए आपको, सर्वर 1 सर्वर 2 इस टाइप से कुछ आपका जो भी है वो ऐसा देना चाहिए यहाँ पे। बट मैं अभी केवल टेस्टिंग पर्पस के लिए कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं नहीं देने जा रहा हूँ। क्योंकि अभी मैं चेंज करूँगा नाम को तो क्या हो जाएगा, सिस्टम रीस्टार्ट होगा। अच्छा, कोई आप में से फिर से एक छोटा सा कमांड में पूछ रहा हूँ, अगर आपको चेक करना है कि हमारे कंप्यूटर का नाम क्या है तो कैसे चेक करेंगे, होस्ट नेम। वेरी गुड, रन में जाके आप होस्ट नेम लिखिए, आ जाएगा। गुड, आप लोगों की मेमोरी सही है सर, अच्छा है, गुड। चलिए हम इसको क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट में करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट, हमें अभी क्या सिलेक्ट करना बताइए, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ठीक है। क्लिक करिए और ये सभी इसके फीचर्स हैं जो ऑलरेडी ऐड हो जाएंगे इसमें। और यहाँ से कर दीजिए नेक्स्ट। ये इसके देखिए फीचर्स जो वहाँ पे कह रहा था वो सारे फीचर्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए, जो जो चाहिए उसके साथ। देखिए ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक ऐड होने जा रहा है एक्टिव डायरेक्टरी में। .NET फ्रेमवर्क 4.0 ये होने जा रहा है। पहले .NET फ्रेमवर्क 3.0 था, ये पुराना हो गया, अभी 4.5 हो गया। और यहाँ से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से हम क्या कर देंगे, इंस्टॉल। बस अभी हमारा एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज तो इंस्टॉल हो गया, बट ये इससे डोमेन कनेक्ट नहीं हुआ है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा, हमेशा आपको 2 स्टेप फॉलो करना है।
चाहे आप कोई डोमेन कंट्रोलर बनाइए, चाहे रूट डीसी बनाइए, चाहे एडीसी बनाइए या आरओडीसी बनाइए, आपको पहला क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करना है। सेकेंड स्टेप में आपको इसे प्रमोट करना होगा। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। नागराज, अच्छा सर। हाँ, सैन, तब तक हम लोग सैन की बात कर लेते हैं। ओके, हाँ, यस सर। it takes some time, we'll discuss about SAN and NAS. What is, first let me tell you what is different between SAN and NAS. You know, there are two words. So there are three types of storage server we have. Okay, one is a local, means you have server and you can insert multiple hard disk drive and you can make a group. Okay, and you can make a one local storage, 2 terabyte, 5 terabyte, whatever you want. So this is your local storage, and local storage means that should be in the particular computer or server. But in case of NAS and SAN, NAS means network attached storage. ओके, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज मतलब यू हैव अ नेटवर्क एंड योर स्टोरेज इज समवेयर एल्स एंड यू आर अटैचिंग विद दिस नेटवर्क, मीन्स अंडर दिस नेटवर्क हाउ मेनी कंप्यूटर्स, सर्वर्स, these computers can get the resources from this storage by network, right? So this is called NAS, network attached storage. And if you discuss about SAN, storage area network, this is one types of storage server. So especially this SAN we are not using, means organization do not use this. SAN means especially company are there who provide the resources for storage, like Amazon, data center, all the cloud vendors who provide the services for the client, they have SAN, storage area network. Means they have huge amount of storage, like you can say the data center, and from the data center they divide the storage as per the client requirement. Like if you need 5 terabyte storage, you contact EMC Square, or you contact Amazon, or you contact Google, or contact Microsoft. So these service provider, storage provider, what does actually, they ask you to the storage size, how much you want. Like you want 5 terabyte, so then what they will do, they will occupy 5 terabyte space for you, and they will add your server name and they will give IP address and password, so that particular 5 terabyte storage you can access in your network environment anywhere. So that is SAN. SAN means it's not for one company, it's not, the storage is not for one company, but multiple company can get the resources. That is good example for data center who providing the storage. And in case of NAS, network attached storage, many organizations using their own storage, so they need to buy NAS box. See here, I'll tell you how to configure. There is a tool to configure that. See here, a notification. What notification this? Yellow color. Warning. This is pending information, right? And if comes red color means, अगर रेड कलर आ जाएगा तो क्या रहेगा कि मतलब कुछ आपने गलत कर दिया, राइट ना? हाँ, तो अभी क्या है, पेंडिंग इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, देखिए यहाँ पे, प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर, प्रमोट करेगी। हाँ, अभी देखिए एक्टिव डायरेक्टरी आ गया होगा, बट ये काम नहीं करेगा। देखिए एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर नहीं, काम नहीं करेगा ये, देख लीजिए, देखिए नहीं काम कर रहा है, क्योंकि प्रमोट नहीं है अभी, डोमेन कंट्रोलर से अटैच नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे प्रमोट करना पड़ेगा। तो कैसे प्रमोट करेंगे, जस्ट क्लिक एंड प्रमोट दिस डोमेन कंट्रोलर। अब यहाँ से आपके डाउट शुरू हो जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे बताइए, 3 ऑप्शन है,
आप में से जो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल किया होगा उनको मालूम होगा केवल। तो कौन सा ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना चाहिए यहाँ पे? ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। क्यों, वाई? अच्छा, रूट बनाने के लिए। हाँ, रूट सर्वर, क्योंकि हम फर्स्ट सर्वर अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, तो ये फॉरेस्ट हो रहा है ना, रूट सर्वर। और अगर आपके पास एक सर्वर ऑलरेडी है और आप अगर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना चाहते हैं तो आप यू हैव टू गो फॉर फर्स्ट ऑप्शन, ऐड डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। तो ये स्पेशली एडीसी एंड आरओडीसी के लिए फर्स्ट ऑप्शन है। बट अगर आप चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाना चाहते हैं जिसका खुद का अपना डोमेन रहेगा, जिसका खुद का अपना डीएनएस रहेगा, डीएनएस सर्वर, बट डोमेन रहेगा हमारे रूट डीसी से, तो वो क्या रहेगा, चाइल्ड डीसी। यहाँ से बनेगा ऐड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये चाइल्ड डोमेन के लिए होगा। देखिए यहाँ जैसे क्लिक किया है चाइल्ड डोमेन आ गया, तो यहाँ पेरेंट डोमेन रहेगा और चाइल्ड डोमेन का नाम आपको देना है। जैसे मान लीजिए पेरेंट डोमेन हमारा ishaninfo.com है, तो चाइल्ड डोमेन कहाँ पे, इंडिया में है, यूएस में है, कहाँ पे, तो पूरा मिला क्या हो जाएगा हमारा डोमेन india.ishaninfo.com ऐसा। बट अभी हमें क्या करना है, ऐड अ न्यू फॉरेस्ट, क्योंकि अपने और ये करके देखेंगे हम लोग एडिशनल, जो नेक्स्ट हमारा सेशन होने वाला रहेगा वही शायद रहेगा। तो एडिशनल ऐड अ न्यू फॉरेस्ट फर्स्ट ही रहेगा, और क्या यहाँ पे आप दे दीजिए डोमेन का नाम। तो फिलहाल मैं अपने डोमेन का नाम देता हूँ ishaninfo.com, और यहाँ से मैं क्लिक करूँगा क्या, नेक्स्ट। ये रहा फंक्शनल लेवल आ गया। ये फंक्शनल लेवल क्या होता है सर? फंक्शनल लेवल के अंदर हम लोग चूज करते हैं, जैसे एग्जांपल है कि अगर हमने 2008 सर्वर को ले लिया और आगे हम चाहते हैं कि जो हमारा नेटवर्क जब बनेगा उसके अंदर इससे ऊपर के सर्वर लेने के हमारे पास चॉइसेस मिल जाती हैं। एग्जैक्टली। बट अगर सीधा हम सर्वर 2012 R2 लेंगे तो उसके बाद इससे ऊपर इससे नीचे का जो चॉइस है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, यस 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 यस। 4 स्टेप हमेशा रहेगा, ये जान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए अभी चार स्टेप हमें मिलेगा। ये यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, हमें 4 ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, 2008 R2, 2012 R2। अभी सपोज करिए मेरा ये सर्वर जो मैंने 2012 इंस्टॉल कर रखा है, 2016 अगर मैंने इंस्टॉल कर लिया, मैं 2016 भी करके दिखाऊंगा आपको, 2019 भी करके दिखाऊंगा, 2022 भी। सारे सर्वर मेरे पास हैं। वो एक्चुअली हार्डवेयर रिसोर्सेज ज़्यादा लेते हैं सब, इसलिए मैं 2012 पे काम करता हूँ और इजी रहता है, अच्छा रहता है। बाकी प्रैक्टिस करने के लिए उस पर भी करके हम लोग देखेंगे सारा, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप किसी पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हमारा 2016 रहता है यहाँ पे, तो बताइए यहाँ क्या क्या ऑप्शन रहता? सर अगर 2016 यहाँ पे होता तो उसके बाद यहाँ पर तो सिर्फ 2016 R2 ही दिखाई देता, लेकिन जो नीचे वाला कॉलम है उसके अंदर भी 2016 R2 ही दिखाई देता, उससे ऊपर के नीचे के दिखाई नहीं देते। नहीं, वो नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर ये बेस हमारा 2016 रहता, जो अभी 2012 हमने इंस्टॉल कर रखा है, ओके, तो यहाँ पे फिर हमें ये सब तो दिखाई देते 2016 भी ऐड हो जाता है। हाँ, तो ये नहीं रहता इसमें, क्या नहीं रहता बताइए सर? इसमें 2003 नहीं, अगर 2016 डालते इसमें, हाँ ये नहीं रहता, 2008 हट जाएगा। हाँ 2008 हट जाएगा। 2008 हट जाएगा। ठीक है, वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था ना। यस। तो अगर अभी इस समय अगर आपके पास 2016 सर्वर है, रूट डीसी आपने बनाया, तो आपके पास दूसरे उस ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे जो भी सर्वर हैं 2008 सपोर्ट नहीं करेगा, 2008 R2 सपोर्ट करेगा, 2012 सपोर्ट करेगा, 2016 तो रहेगा। ठीक है, अगर मेरे पास 2019 है सपोज करिए, तब यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आता? तो ये सारे तो रहते 2019 भी ऐड हो जाते इसमें। हाँ 2019 भी ऐड हो जाता और ये दोनों हट जाते। अच्छा 19 में सर R2 को भी हटा दिया? हाँ R2 को भी हटा दिया, 2019 में R2 को भी हटा दिया है। ठीक है,
और इसीलिए अभी मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन 2016 पे ही काम कर रहे हैं, 2019 पे बहुत कम जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं लोग। उसका मेन रीज़न क्या है, 2008 R2 बहुत बढ़िया सर्वर है, बहुत पोर्टेबल है, और जो भी कंपनियां यूज़ कर रही 2008 R2, अगर उनको कोई तकलीफ नहीं तो हटाना नहीं चाहेंगे इतना जल्दी, क्योंकि लाइसेंस तो ऑलरेडी है ही उनके पास। ठीक है सर, ये R2 क्या एक्सप्लेन करता है? R2 क्या मीनिंग बताएं थोड़ा? क्या करता है मतलब? R2 R2 का क्या मतलब है? R2 मतलब रिलीज वर्जन है। हमेशा R2 जैसे मान लीजिए 2008 किया इन्होंने, ठीक है, फिर उसमें कुछ नया फीचर ऐड करे। अरे आज के डेट में यार प्रोसेसर में जनरेशन नहीं आता है, जनरेशन कहते 4th जनरेशन है, 5th जनरेशन है, 3rd जनरेशन है, क्या होता है, होता क्या बताइए प्रोसेसर में? कुछ नहीं करते हैं, कुछ नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं उसमें, ठीक है, ट्रांजिस्टर की संख्या बढ़ाने के लिए सर। हाँ, क्लॉक स्पीड बढ़ाने के लिए शायद उसका प्रोसेसर पावर। हाँ वही ट्रांजिस्टर। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोर i3, कोर i3 के बाद कोर i5 आया, ठीक है, तो एक ही साल में नहीं ना चेंज कर दिया। कोर i3 के बाद कोर i5 आने में 4 से 5 साल लग जाता है, ठीक है। अब ये बड़े चेंजेस के लिए टेक्नोलॉजी, दूसरे टेक्नोलॉजी में चेंजेस होने के लिए इनको कई साल लग जाते हैं, तो बीच में ये कंपनियों को कमाई कैसे होगी? तो इनको कमाई करने का अलग अलग तरीका है इनके पास है, जनरेशन बढ़ाएंगे, एडिशंस को बढ़ाएंगे, यही सब तरीका होता है। अभी ऐसा जनरेशन बढ़ा के ऐसा फीचर कर देंगे कि वो एप्लीकेशन सपोर्ट ही नहीं करेगा उसमें, तो आपको मजबूरी में लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर लेना पड़ेगा। ये सब मिली जुली है, एक दिन मैं बताऊंगा आपको, सभी मिली जुली है। कौन कौन मिली जुली है? हार्डवेयर कंपनियां, सॉफ्टवेयर कंपनियां और गवर्नमेंट साथ में, ये तीनों को फायदा है एक दूसरे से, ठीक है। ओके, बाकी मैं बता दूं आपको, और यहाँ पे सेम लाइक वही स्टोरी है, जैसे वहाँ जनरेशन i3 के बाद i5 में आने में कई साल लग जाते हैं, तो बीच में ये क्या करते हैं, ये प्रोसेसर कंपनियां AMD या इंटेल वाले जनरेशन पे पैसे कमाते हैं। जनरेशन ये भैया i3 में 4th जनरेशन आ गया, i3 में 6th जनरेशन आ गया, i3 में 8th जनरेशन आ गया, उस नाम से कमाती हैं। तब तक इनका नया टेक्नोलॉजी लॉन्च होता था i5, फिर i5 में वही कहानी चलना शुरू हो जाता है, फिर आता है i7, ऐसे होता है, समझे ना। तो उसी प्रकार ये जो सॉफ्टवेयर वाली कंपनियां हैं, इनको भी तो कमाना चाहिए, तो 2008 लॉन्च करेंगे, 2008 के बाद 2012 आने में टाइम लगे, 2008 R2 करेंगे, फिर 2012 आएगा, 2012 R2 करेंगे, 2016 ऐसे करते हैं। रिलीज वर्जन है, R मतलब रिलीज, ओके, रिलीज, ओके। तो ये है, समझ में आया ना। तो अगर 2019 है तो 2019 में क्या कर दिया इन्होंने, 2008 R2 को भी खा लिए, ठीक है, और 2008 तो नहीं रहेगा, तो उसमें मतलब ये जान लीजिए फंक्शनल लेवल में आपके पास हमेशा 4 ऑप्शन रहेगा। ये 4 ऑप्शन क्या इम्पैक्ट करता है कि अगर यहाँ देखिए, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी हमने 2012 अगर दे दिया यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास जो दूसरा सर्वर बनेगा उसमें हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, 2012 ही होना चाहिए सभी सर्वर। अगर इस सर्वर में हमने यहाँ पर ये हमने इंस्टॉल किया क्या 2012, राइट, 2012 R2 मैंने किया, और फंक्शनल लेवल हमने क्या कर दिया, फंक्शनल लेवल भी हमने क्या कर दिया, 2012 R2 सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अभी जब यहाँ पे इससे कोई एडिशनल डोमेन कंट्रोलर या कोई भी सर्वर आप इंस्टॉल करोगे तो क्या होगा मालूम है, ये आपके पास 2012 ही होना चाहिए तभी होगा। अगर 2008 R2 है तो काम करेगा नहीं। तो इसीलिए हम फंक्शनल लेवल हमेशा क्या करते हैं, डाउन देते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फंक्शनल, मान लीजिए हम तो इंस्टॉल किए, हमारा सर्वर 2012 है, डोमेन 2012 है, बट फंक्शनल लेवल हमें डाउन करके रखना चाहिए। फंक्शनल लेवल हमेशा लोअर वर्जन के रखिए आप। 2008 आपने कर दिया, ठीक है, 2008, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे जो सर्वर है वो 2008 भी हो सकता है, 2008 R2 भी हो सकता है, 2012 भी हो सकता है, 2012 R2 भी हो सकता है। तो फंक्शनल लेवल डायरेक्ट इम्पैक्ट अदर सर्वर्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ये जान लीजिए बस।
उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। आपके जो भी डोमेन कंट्रोलर रहेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे, उस पर इम्पैक्ट करेगा। ओके, अब ये हम बात करते हैं यहाँ पे। तो आपके अकॉर्डिंग क्या देना चाहिए बताएंगे आप यहाँ से? सर 2080 दे देते हैं। हाँ, हमेशा लोअर वर्जन देना चाहिए, ठीक है। तो उससे आपके पास देखिए ऑप्शन रहेगा, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। और लोअर वर्जन देने से बेनिफिट क्या है, एनी टाइम यू कैन रेज, आप कभी भी इसको अप कर सकते हैं। बट अगर आपने अप कर दिया यहाँ पे ना, तो लोअर वर्जन में नहीं, डिग्रेड कभी नहीं होता है, ध्यान दीजिए। तो इसको हम कभी डाउन नहीं ला सकते, इसलिए हमेशा आपको लोअर करना चाहिए। हम फिलहाल 2008 R2 दे रहे हैं। फिर यहाँ पे DNS देखिए, DNS हमारा इसी सर्वर में कॉन्फ़िगर होने जा रहा है, ठीक है। और DNS के नीचे क्या है देखिए, ग्लोबल कैटलॉग GC। GC क्या होता है, कोई बताएगा? GC, राम जी बताइए, GC क्या होती है? ग्लोबल कैटलॉग। आपका आवाज़, राम जी आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है। और सभी लोगों को राम जी का आवाज़ आ रहा है? सर एक्टिव डायरेक्टरी में ये ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने के काम आता है। हाँ, ये सर्च इंजन है हमारे एक्टिव डायरेक्टरी में, डोमेन कंट्रोलर में। ये सर्च मतलब डोमेन की बात करिए, एक्टिव डायरेक्टरी की केवल बात ना करें हम, पूरे डोमेन में ये सर्च इंजन का काम करता है, ठीक है। तो ये GC जो होता है ना, दो तरह का होता है। जैसे फर्स्ट सर्वर में हमने GC इंस्टॉल किया, यहाँ ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास, ये तो इंस्टॉल होगा ही होगा। ये मास्टर ग्लोबल कैटलॉग है यहाँ रूट DC में, ठीक है। अभी इसके बाद जब आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करना जाएंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम ADC इंस्टॉल कर रहे हैं, ADC, तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा कि आप ग्लोबल कैटलॉग इनेबल करना चाहते हैं या नहीं, आप इंस्टॉल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो हमेशा इसको इंस्टॉल करके रखना चाहिए। जितने भी डोमेन कंट्रोलर सभी में ग्लोबल कैटलॉग अगर इनेबल रहेगा तो आपका सर्चिंग इंजन बहुत फास्ट काम करेगा। मतलब कोई भी क्वेरी रहेगी, जो भी DNS की क्वेरी रहती है वो बहुत फास्ट सर्च करेगा। नहीं तो होता क्या, क्वेरी कैसे जाती है हमारी, सपोज करिए यहाँ पे हमारा क्लाइंट मशीन है, क्लाइंट मशीन ने कुछ क्वेरी किया, सलमान खान का इमेज। अब सलमान खान का इमेज क्या होगा, सबसे पहले ये जो क्वेरी हमारी होती है, दो तरह की क्वेरी होती है, आइटरेटिव क्वेरी होती है और रिकर्सिव क्वेरी होती है, ठीक है। तो रिकर्सिव क्वेरी और आइटरेटिव क्वेरी दो तरह की क्वेरी होती है। एक क्वेरी क्या करती है, डायरेक्ट हमारा डोमेन कंट्रोलर में सर्च करती है, अपने लोकल सर्वर में सर्च करती है कि सलमान खान का इमेज है कि नहीं है। अगर यह नहीं मिलता है तो ये फॉरवर्ड हो जाता है हमारे रूट DC को। रूट DC में नहीं होता तो ये गूगल सर्वर को डायरेक्ट हमारे गूगल सर्वर को कनेक्ट कर लेता, वहाँ तो सारा चीज़ दुनिया का रहेगा ही रहेगा, मिल जाता है। तो ये जो होती है क्या होती है, रिकर्सिव क्वेरी, जो डायरेक्ट हमारे लोकल सर्वर को सर्च करती है। जब वहाँ नहीं होती तो फिर ये आइटरेटिव क्वेरी के द्वारा हमारे रूट DC में जाता है, रूट DC से डायरेक्ट रीडायरेक्ट होके कहाँ जाता है, गूगल सर्वर। ये सब प्रोसीजर कौन कराता है, ग्लोबल कैटलॉग। ग्लोबल कैटलॉग सर्च इंजन का काम करता है, क्लाइंट के लिए भी सर्वर के लिए भी, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग, है ना। देखिए ग्लोबल कैटलॉग यहाँ पर हम मिटा नहीं सकते हैं इसको, ये मास्टर है रूट DC में। बट ADC में आप जाके देखना, ADC में क्या हो जाएगा, ये आप चाहे तो इसको इंस्टॉल करें, चाहे तो ना इंस्टॉल करें, ठीक है। तो ऐसा क्यों ADC में क्यों नहीं दिया सर उन्होंने, कि मतलब ऑप्शन क्यों दिया वहाँ पे ADC में? ऑप्शन इसलिए दिया गया कि बर्डन कम पड़ेगा। ओके, आप जितने फीचर्स इंस्टॉल करेंगे कहीं ना कहीं आपके सर्वर पे बर्डन तो पड़ेगा ना। यस सर। जितने फीचर्स है या जितने सर्विसेज होते हैं, जितना ज़्यादा आप करेंगे, आप मोबाइल में ले लीजिए, जितने ज़्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे उतना ही धीरे धीरे स्लो होता जाएगा, इसलिए। लेकिन अगर हमने इनेबल करके रखा तो बेटर रहता है। मेरा मानना तो ये है कि आप सभी भी जितने डोमेन कंट्रोलर हैं सब में आपको इनेबल करके रखना चाहिए उसे, ठीक है। जी सर। या तो आपके पास सेपरेट DNS सर्वर हो, जैसे गूगल वालों के पास है। गूगल वाले लोगों के पास क्या है, गूगल में क्या है, बहुत सारे DNS सर्वर है, तो वहाँ पे उनको ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए तीसरा ऑप्शन जो है RODC, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, इसके बारे में हम लोग देखेंगे बाद में, हम RODC करेंगे। उसके नीचे आ जाइए जस्ट यहाँ पे, ये क्या है, DSRM, इसके बारे में सुने हैं आप लोग ना। DSRM क्या होता है, डायरेक्टरी सर्विस
रिपेयर मोड या रीस्टोर मोड। ठीक है, ये क्या होता है, अगर हमने सर्वर का बैकअप ले रखा है, हमारा सर्वर है, इसका बैकअप हम ले रखे हैं, जब भी इस सर्वर में कोई प्रॉब्लम आता है, यूज़र डिलीट हो गया, चाहे कुछ इंसिडेंटली कुछ प्रॉब्लम आ गया, अगर हमें सर्वर को रीस्टोर करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से बहुत सारे क्लाइंट काम कर रहे हैं और सब इंटरप्ट हो गए, तो उस केस में क्या करना पड़ता है, हमें इसको हमें रीस्टार्ट करना पड़ता है। रीस्टार्ट करके हमें लॉगिन क्या करना पड़ता है मालूम है, रीस्टार्ट जैसे करेंगे और आप प्रेस करेंगे F8, आपको प्रेस क्या करना पड़ेगा, F8, रीबूट देन F8, देन आपको सेलेक्ट करना रहेगा क्या, DSRM में डायरेक्टरी सर्विस रिपेयर मोड या रिकवरी मोड या रीस्टोर मोड। ठीक है, तो इससे जब हम क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये पूछेगा हमारे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। तो यूज़र आईडी हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है और पासवर्ड हमारा मालूम रहेगा, तो लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपको बैकअप स्टोर करना शुरू करना है, मतलब स्टोर हो जाएगा विदिन 5 मिनट। नॉर्मली हम लोग जो बैकअप ले रखे हैं ना सर्वर में, जो भी बैकअप आपने ले रखा है वो डायरेक्ट हम रीस्टोर नहीं करते हैं, आपको इस सर्वर को रीबूट करना पड़ता है। रीबूट करते हैं, F8 प्रेस करते हैं, फिर आपको ये सेलेक्ट करना रहता है ऑप्शन DSRM। ठीक है, तो लॉगिन होने के बाद आप क्या करते हैं, फिर से रिकवरी कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ एकदम सर, एक्चुअली ना आज ही हमारे कंपनी में एक इंसिडेंट हो गया। फाइल सर्वर जो यूजर का था, जो कोई भी अभी एक्सेस नहीं कर पा रहा था, तो एक्चुअली 10 दिन पहले वो हमारा फाइल सर्वर पूरा मतलब भर चुका था, रेड हो चुका था पूरा। वो एरर दिखा रहा था कि खाली करो, बट यूजर को एक्शन नहीं करना था, भर गया पूरा। तो आज अचानक से 1 बजे से ना सब यूजर का फाइल सर्वर मतलब डिस्कनेक्ट हो गया। तो क्या हुआ रहेगा एक्चुअली, मतलब एडमिन तो काम कर रहा है उसके ऊपर अभी। यहाँ देखिए बता रहा हूँ क्या है उस केस में क्या है। यहाँ देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड वो सिनेरियो आपका क्या है। ये हमारा नेटवर्क है यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग क्लाइंट हैं यहाँ बैठे हुए, और हमें एक शेयर फोल्डर मिल रहा कोई, राइट, जिसमें हम काम कर रहे हैं, डेटा स्टोर कर रहे हैं। वो शेयर फोल्डर कहाँ पे, हमारे सर्वर में है। और ये जो शेयर फोल्डर है जो भी आपको मिल रहा होगा, इसमें कोटा फिक्स है। इसमें क्या बोलते हैं, कोटा समझ रहे ना। कोटा फिक्स होगा 5 टेराबाइट या 10 GB या वो जितना भी है, मतलब 50 GB का मान लीजिए कोटा है। अब ये 50 GB ये जो फोल्डर है ना, सब लोग एक्सेस कर रहे होंगे, ये भी कर रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, सब लोग अपना अपना डेटा स्टोर करते हैं उसमें। ये फुल हो गया। अब फुल होने के बाद कंडीशन क्या है, आप एडमिनिस्ट्रेटर को कॉल करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर इसको एडिट करेगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर के बाद 2 ऑप्शन है, या तो ये जो डेटा है, ये डेटा को या तो क्या करेगा, बैकअप लेगा कहीं पे और इसको खाली कर देगा फिर से, या तो क्या करेगा, वो एडिट करेगा। एडिट कर मतलब क्या, साइज को इंक्रीज करेगा। तो साइज को तभी इंक्रीज कर पाएगा जब आपके सर्वर में स्टोरेज पर्याप्त होगा, तभी तो इंक्रीज कर पाएगा। वर्चुअल मशीन रहेगा, वर्चुअल मशीन रहेगा तो वर्चुअल मशीन कहाँ से उसके रिसोर्सेस आएंगे, कहीं ना कहीं से रिसोर्स आएगा ना स्टोरेज का, फिजिकल मशीन से या स्टोरेज सर्वर से। तो उस केस में अगर उसके पास स्पेस बचा रहेगा तभी तो वो इंक्रीज करेगा उसको, नहीं तो इंक्रीज कर ही नहीं सकता है वो, ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है, एक प्रॉब्लम और अभी आता है कि जब ये कोटा मैनेजमेंट हम लोग करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक सॉफ्ट कोटा एक हार्ड कोटा होता है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट ये थ्रेशोल्ड, जो थ्रेशोल्ड होता है ना 85% पे होता है, ध्यान दीजिए। जब आपका 85% हो जाता है तभी से आपको वार्निंग मैसेज देना शुरू कर देता है कि भैया आपका डेटा फुल हो रहा है, आपका स्टोरेज फुल हो रहा है, आप इसको क्या करो, बैकअप ले लो। आपको मिल रहा होगा, वार्निंग मिल रहा तक नहीं मिल रहा था। जी मिल रहा था सर। हाँ यस, वही चीज़ है। तो थ्रेशोल्ड है तो क्या होता है, टाइम से उसको बैकअप लेना होता है। टाइम से बैकअप नहीं लेते हैं तो लॉक कर देता है, ये भी प्रॉब्लम होता है। और वो लॉक तभी करेगा अगर आपके सर्वर में RMS इंस्टॉल कॉन्फ़िगर है, राइट मैनेजमेंट सर्विसेज, जो क्या करती है, एनक्रिप्ट कर देती है फोल्डर या कोई भी डेटा को, ठीक है। जब उसको लगेगा कि इस पे एक्शन कुछ हो रहा है, ठीक है, इनवैलिड एक्शन हो रहा है, तो उसको क्या करेगा, एनक्रिप्ट कर देगा, स्टॉप कर देगा।
तो फिर एडिट करना इतना इजी नहीं रहता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर तो एडिट हो जाएगा, कर लेगा वहाँ से। तो इस केस में एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, आइदर डेटा डिलीट कर देगा या उसका बैकअप लेगा? डिलीट क्यों करेगा ये बताइए? इंपॉर्टेंट डेटा अगर आप लोग कर रहे हैं, हाँ उसका बैकअप लेके डिलीट करेगा, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ वही करना पड़ेगा ना। ये बताइए, ये हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोग दिन रात काम कर रहे हैं, डेटा के लिए काम कर रहे हैं, और डेटा पता चला वो डिलीट कर देगा तो जेल में जाना पड़ेगा उसको, ठीक है? हाँ, तो डेटा डिलीट नहीं करना है उनको क्या करना है, उनको ही बैकअप लेना है, स्टोर करना है कहीं पे। उनको पहले ही बताना है अपने मैनेजमेंट टीम को, जो आपके कंपनी में, अगर आपकी कंपनी छोटी है, मैनेजर वगैरह उन लोग थोड़ी ज़्यादा नॉलेज रहता है, उनको आप ही को समझाना है। एक एडमिनिस्ट्रेटर को ही समझाना होता है, देखिए सर आपका बैकअप फुल हो रहा है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, आप अलग से स्टोरेज करिए कुछ। तो आज के डेट में तो बेटर ऑप्शन है यार, सीधा हम सर्वर को क्लाउड से अटैच करेंगे, किसी भी स्टोरेज से हम सर्वर ले लेंगे, स्पेस ले लेंगे 5 टेराबाइट, 10 टेरा, 50 टेराबाइट का, आप सीधे बैकअप वहाँ कर दो, सीधे जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, तो ये DSRM पासवर्ड है। जब हमें क्या करना रहेगा, रीस्टोर करना रहेगा जो भी हमने बैकअप ले रखा है, तो हमें ये पासवर्ड डालना रहता है। तो ये पासवर्ड क्या डालेंगे सर, कोई बताए? विकास सर बताइए, ये पासवर्ड हमें क्या डोमेन का पासवर्ड डालना चाहिए कि अलग से पासवर्ड डाल सकते हैं? सर डोमेन का भी डाल सकते हैं, आसानी से याद रहेगा। यस, अगर चाहे। यस, तो हम वही डाल दे रहे हैं। आप चाहे तो अलग डाल सकते हैं, लेकिन और यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट। अच्छा कोई बताइए FQDN क्या होता है? यहाँ देखिए, पहले इसको देख लीजिए, ये मैं बताने वाला था आप लोगों को, है ना? अरे एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस है यार। यू कैन सी C ड्राइव, विंडो, NTDS, न्यू टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी सर्विसेज। मैंने बोला था ना 3 फोल्डर रहेगा। राइट, तो ये एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस है, यही तो डेटाबेस बनेगा अभी C ड्राइव में। और जब यूज़र हम क्रिएट करेंगे, ग्रुप क्रिएट करेंगे, कहाँ स्टोर होगा? इसी NTDS, फर्स्ट NTDS में, सेकेंड NTDS में लॉग फाइल स्टोर होगी, और थर्ड में जो है सिस्टम वॉल्यूम में क्या होती है? परमिशन। अगर आप कोई परमिशन अप्लाई करते हैं यूज़र पे, ग्रुप पे, कंप्यूटर पे, तो वो कहाँ पे स्टोर होगी? तो आगे बढ़े, हम नेक्स्ट करते हैं। आप चाहें तो इसका लोकेशन चेंज कर सकते हैं, और कुछ नहीं, अब नेक्स्ट करेंगे हम। और ये प्री रिक्विजिट चेक कर रहा है, अगर यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है तो आगे इंस्टॉल करने के लिए अलाउ करेगा। अगर आपका कोई भी प्री रिक्विजिट मैच नहीं करेगा तो यहीं पे एरर आ जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। यस, एवरीथिंग फाइन। देखिए सक्सेसफुली सर्च कर लिया, देख रहे हैं ना? और अब हम क्या कर सकते हैं, अभी हम जाके विंडो में देखेंगे अभी वहाँ पे NTDS आया या नहीं आया। C ड्राइव, विंडोज़, and here I want to search NTDS। नहीं आया अभी तक, NTDS का अता पता नहीं है यहाँ, ठीक है? अभी जब एक बार प्रमोट होके रीस्टार्ट हो जाएगा तब यहाँ पे आपको NTDS फोल्डर मिल जाएगा। कल के सेशन में हम रिपीट करेंगे, ठीक है? तो पहले ही बता दे रहे हैं विकास सर, और जिसको ज़्यादा समझ में आ गया है वो लोग स्किप कर जाएंगे, पहले ही अपना वेट नहीं करेंगे, अपना दूसरा जो भी काम धाम रहेगा आपका करिएगा। कल सेम टाइम हम रिपीट करेंगे, रिपीटिंग रहेगा, मतलब सेशन का रिपीट करेंगे हम पहले वाला, ठीक है? हम कॉल ग्रुप में करेंगे, जिन लोगों को नहीं रहेगा वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे अपना। देखिए ये हो गया डन, और जब एक बार जब ये प्रमोट हो जाता तो सिस्टम रीस्टार्ट होगा। अब रीस्टार्ट होने के बाद अब लोकल एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन नहीं होगा, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन होगा। और अब हम कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाके आपको दिखा देंगे, और विंडो में जाके NTDS और sysvol फोल्डर भी दिखा देंगे आपको, और भी कई सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ आपको। देखिए एक्टिव डायरेक्टरी शॉर्टकट ओपन करने के लिए कमांड क्या होता है? dsa.msc। अच्छा देखिए ऑटोमेटिक इस सर्वर की स्पीड क्या हो गई, देखें इस सर्वर की स्पीड ऑटोमेटिक स्लो हो गई। जैसे जैसे आप इसमें सर्विसेज इंस्टॉल करेंगे इसकी स्पीड और कम होती जाएगी। ओके नागराज, व्हाट इज फॉरेस्ट, व्हाट इज ट्री, व्हाट इज डोमेन, राइट, इज विल डिस्कस अबाउट। Okay, tell me one example, Nagaraj. Here, okay, I will tell you 1 minute.
Now you can see here domain administrator, local administrator is not there. You can see domain administrator, Ishan Info / first of all I want to show you कंप्यूटर मैनेजमेंट। आप जाके वहाँ देखो, आपको लोकल यूज़र एंड ग्रुप का फीचर्स ऑप्शंस नहीं मिलेगा। तो दिखाते हैं आपको, रन में जाइए और कंप्यूटर मैनेजमेंट यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए जो हमारे पास एक ऑप्शन था वो अब डिसअपीयर हो गया, अपीयर नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है। यहाँ था ना, यहाँ पे याद आया आपको लोकल यूज़र एंड ग्रुप का, है ना। हाँ, सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर ने क्या किया, उसको डिसेबल कर दिया और अभी डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर इनेबल है। और दूसरा चीज़ क्या है, मैं आपको NTDS फोल्डर दिखाना चाहता हूँ। जस्ट यू गो टू द माई कंप्यूटर C ड्राइव, विंडोज एंड हियर you can see NTDS, ये रहा, and the location you can see here, C drive, window, NTDS। हो गया कि नहीं हो गया? yes sir, हो गया। Right, and again you search sysvol, right? clear हो गया सबको ना? देख लीजिए लोग, प्लीज रिमेम्बर द लोकेशन, याद करके रखिए इसको, ठीक है। तो ये सारा दिखा दिया। अब एक्टिव डायरेक्टरी को हम ओपन करते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी ओपन करने का तरीका, टूल्स में जाना है, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर, यहाँ पे क्लिक करना है, या तो फिर हमें कहाँ जाना है, रन में जाना है और टाइप dsa.msc और यहाँ पे हमारा ishaninfo.com, दिस इज आवर डोमेन। एंड कंप्यूटर्स में अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा, कोई कंप्यूटर ऐड नहीं है इसमें। डोमेन कंट्रोलर में आपको दिखेगा, यहाँ देखिए, ये देखिए टाइप्स, DC टाइप, ग्लोबल कैटलॉग, देख लीजिए, ठीक है। तो बस ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ हम करते हैं, देखिए इसको हम एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। यह एक्टिव डायरेक्टरी कंटेनर होता है। कंटेनर में क्या क्या देखिए, बिल्ट इन है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर मतलब क्या, जितने कंप्यूटर ज्वाइन होंगे इस डोमेन से वो लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, कितने कंप्यूटर हैं यहाँ पे। ये डोमेन कंट्रोलर है, कितने डोमेन कंट्रोलर आपके पास हैं, DC, ADC, रूट DC, चाइल्ड DC, सब यहाँ पे आ जाएंगे। और जब हम यूज़र बनाते हैं वो बाय डिफॉल्ट यूज़र यहाँ आता है। We need to create one other user and mail ID. How can we? If you want to create a user. Yes sir. User and mail ID. Mail ID. If you have mail server, okay. So whatever user you create in Active Directory, that will become mail user as well. Okay. That domain user भी रहेगा, वो mail user भी हो जाएगा। तो first of all, how to create a user? यूज़र क्रिएट करने के लिए या तो यूज़र में, यूज़र कंटेनर में आप क्रिएट करो, या तो OU बना लो, सबसे बेस्ट होता है। ऐसे कंपनी के अंदर हम बना के रखते हैं। राइट क्लिक इस पर करिए, न्यू में जाइए और यहाँ पे होता है OU, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, और यहाँ पे आप टाइप करो अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट क्यों बनाते हैं, सपोज करो कि ये IT डिपार्टमेंट में 10 मेंबर हैं और उस 10 मेंबर्स में हम चाहते हैं एक टाइप्स का परमिशन देना, और सेल्स डिपार्टमेंट में कुछ और परमिशन देना चाहते हैं, तो अलग अलग OU बना रहेगा। तो हम डायरेक्ट जो भी परमिशन रहती है ग्रुप पॉलिसी की, डायरेक्ट हम OU पे लगा देते हैं। तो उसके अंदर जितने भी यूज़र रहेंगे ऑटोमेटिक बन जाएंगे। यूज़र कैसे बनाना, देखिए राइट क्लिक करिए, लॉगिन नाम क्या देना, हम सेम नेम दे देते हैं, यू कैन गिव एनी डिफरेंट नेम आल्सो, एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट and here the password। और नेक्स्ट लॉग ऑन, चेंज द पासवर्ड आपको पूछेगा, और यहाँ अगर हम कर देंगे तो नहीं पूछेगा, ये कभी एक्सपायर नहीं होगा। और नेक्स्ट कर दो। अब इस यूज़र को लॉगिन हम कहाँ कर सकते हैं, बताएगा कोई? हमने एक सर्वर में हमने डोमेन बनाया, इसमें 2 यूज़र बनाया, कौन कौन, एक ही यूज़र बनाया अभी ना, OU 2 बनाया, सेल्स और नागराज मैंने बनाया ये यूज़र। और ये नागराज को हमें यूज़ करना है कहाँ पे, ये नेटवर्क में, यहाँ पे, ये बहुत सारे क्लाइंट हैं यहाँ, राइट, यहाँ पे लॉगिन करना है। तो हम क्या करेंगे, इस यूज़र को यहाँ लॉगिन। हमारा जो नेक्स्ट सेशन आगे का रहेगा वो यही रहेगा, हम क्लाइंट को अब ज्वाइन करेंगे, क्लाइंट मशीन को, ये जितने PC हैं सबको हम ज्वाइन करेंगे सर्वर से, और इसमें जो भी यूज़र हैं उनको हम लॉगिन करेंगे। यूज़र में कुछ हम परमिशन दे के दिखाएंगे आपको,
कि कब इनका जैसे टाइमिंग हम फिक्स करेंगे कि 10 बजे से लेके 5 बजे के बीच में केवल लॉगिन कर पाएंगे, 5 बजे के बाद लॉगिन नहीं कर पाएंगे। और अगर 3 बार गलत पासवर्ड आपने दिया तो ये पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको 24 घंटे के बाद आप कर पाएंगे, चाहे 30 मिनट के बाद। वो कैसे सेटिंग करना, इसके बारे में सारा करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन जो हमारा रहेगा आगे के लिए यही रहेगा, ठीक है। ये लाइव कौन सा सेशन है कोई बताएगा? 5वां है, चौथा है या 5वां है? आई थिंक ये 5वां सेशन है हम लोग का, है ना? हाँ यस सर। 5th सेशन है, क्योंकि 2 सेशन में क्यों? सर इट इज 5th क्लास। हाँ यस यस ओके। और किसी को डाउट है? विकास सर, हे आज हम लोग को 1 घंटे से ज़्यादा हो गया सेशन ना। व्हाट इज टाइम? यस सर। टाइम क्या हो रहा है? ओ माय गॉड, ये तो 10 बज गया। 10 o'clock हो गया। तो सेशन को हम एंड करेंगे यहाँ पे। आप लोगों से परमिशन दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।